three, four. टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, जो ज्ञान बिंदु का जीएस एकेडमी का आपका बिहार एसआई का जो प्रैक्टिस सेट था, जो कि वर्दी लेके रहेंगे सीरीज का था, और ये पेड कोर्सेज का आज टेस्ट नंबर 15 होने वाला, और ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है आपका इस प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए इसे देखते हैं। और वो जो प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा था अभी फ़िलहाल, जो मई में जो स्टार्ट हुआ था 5 मई को, वो कंटिन्यू है। तो वो मंडे से फिर स्टार्ट होगा। वीकली उसे कराया जाता है, सप्ताह में 3 दिन ही होता है। तो उसे भी आप लोग देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में अध्यक्ष फिक्की कौन है। फिक्की के अध्यक्ष पूछा गया है कि वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में फिक्की के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो शुभ्रकांत पांडा बने हैं। कौन बने हैं? शुभ्रकांत पांडा। ठीक है। अरुण चावला जो है ये महानिदेशक हैं फिक्की के। अरुण चावला महानिदेशक हैं फिक्की के। और भारतीय उद्योग परिसंघ की अगर हम बात करें तो आर दिनेश हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष हैं वो आर दिनेश हैं। और इफ्को का अगर पूछा जाए कि इफ्को के अध्यक्ष कौन है, तो दिलीप संघानी है इफ्को के अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के मुख्य अतिथि भारत आए थे। तो 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में जो मुख्य अतिथि भारत आए थे वो थे आपके मिस्र के। गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी आए थे। अब्दुल फतह अल सीसी। अगला प्रश्न है, हाल के दिनों में किस राज्य की चंबा चंबल को जीआई टैग मिला। तो हाल के दिनों में जो है ये दिया गया है हिमाचल प्रदेश के चंबा चंबल को जीआई टैग हाल के दिनों में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ। इसमें भारत कौन से स्थान पे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 8वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में डेनमार्क को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो सोने के एक समान कीमत शुरू करने वाला जो राज्य में पहला बना है वो है केरल। केरल राज्य ने सोने के एक समान कीमत शुरू करने वाला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल के दिनों में किस संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया। कृत्रिम हृदय जो तैयार किया गया है ये किया है आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर जो है इसने कृत्रिम हृदय को तैयार किया है। हाल के दिनों में किस देश ने मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीमा का परीक्षण किया। आयरन बीमा का परीक्षण किया है इजराइल ने। हाल के दिनों में इजराइल देश ने मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीमा का परीक्षण किया है। हाल के दिनों में किस राज्य के वनजीव बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी। दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है वो है मध्य प्रदेश। हाल के दिनों में मध्य प्रदेश राज्य जो है इसने वनजीव बोर्ड के नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। 9 नंबर प्रश्न है, सुश्री सीमा पूनिया को अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया, इसका संबंध किस खेल से है। तो सुश्री सीमा पूनिया को जो अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया इनका संबंध है एथलेटिक्स। क्या है? ये एक एथलेटिक्स है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल के दिनों में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया। तो आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जो प्रदान किया गया है ये बेन स्टोक्स को दिया गया। किसे? बेन स्टोक्स को दिया गया। और आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान को दिया गया। क्या दिया गया? आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर बाबर आजम। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, बाबर आजम को एक और चुना गया है आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, भी बाबर आजम ही पाकिस्तान के प्लेयर है, इन्हें चुनाया गया। अगला प्रश्न है 11 नंबर, हाल के दिनों में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य के जंग मिशन को दिया गया। तो हाल के दिनों में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जो दिया गया है जंग मिशन को, इसका आंसर है आपका सी, उड़ीसा को। उड़ीसा राज्य को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आईएससीपी पुरस्कार 2022 ये दिया गया है निजात अभियान छत्तीसगढ़ को। निजात अभियान छत्तीसगढ़ को। और गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया है राजस्थानी फिल्म ननेरा को। हाल के दिनों में रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता रहा है। तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 का जो विजेता रहा है वो है आपका कौन। तो ये रहा है सौराष्ट्र। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का उप विजेता बंगाल था और रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता मध्य प्रदेश था और रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता पूछा जाए तो वो सौराष्ट्र था।
राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को, ठीक है। और अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती के अवसर पर। 9 अक्टूबर को डाक दिवस मनाते हैं, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक हैं A.K. द्विवेदी। कौन है? A.K. द्विवेदी ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक हैं। बात करें सी रंगाराजन की, तो इनकी पुस्तक का नाम फ्रॉक्स इन द रोड माई डे एट RBI एंड बियॉन्ड, इन्हीं की पुस्तक है सी रंगाराजन की। उसके बाद ब्रेकिंग बैरियर जो है वो काकी माधव राव की है, ब्रेकिंग बैरियर। और शशि थरूर की पुस्तक है अम्बेडकर अ लाइफ। भारत में पहली G20 सिरप्पा बैठक किस राज्य में आयोजित किया गया? तो भारत में पहली G20 सिरप्पा बैठक जो किया गया आयोजित, ये किया गया राजस्थान में, पहली बार किया गया राजस्थान में। बनास या आहार संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए। बनास या आहार संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए। यह ताम्रपाषाण कालीन कृषक संस्कृति थी। यहाँ के लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसमें से जो सत्य है आपका, केवल और केवल एक ही सत्य है, यह ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति थी, बनास या आहार संस्कृति। ये जो यहाँ की अगर हम प्रमुख स्थल की बात करें, अच्छा बनास और आहार संस्कृति कहाँ थी? तो राजस्थान में थी, ठीक है। और इसका जो प्रमुख स्थल था आहार था, बालाथल, गिलुंद, ये सभी जो था इसका प्रमुख स्थल था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में किस मगध नरेश का उपनाम श्रेनिक था? श्रेनिक जो था ये बिंबिसार का नाम था, बिंबिसार का उपनाम श्रेनिक था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था, अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। और कालाशोक का उपनाम ककाबर्न था, कालाशोक का ककाबर्न था। महापद्मनाथ को एकराट कहा जाता था, एकराट या एक छत्र की उपाधि धारण की गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण कला को ग्रहण किया। दूसरा है भारत में गंधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है यह भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण कला को ग्रहण किया, केवल और केवल आपका एक ही कथन सत्य है। भारतीयों ने यूनानी से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। उल्लुक शैली के सिक्के इसी के परिणाम थे, उल्लुक शैली का जो सिक्का था वो इसी का परिणाम था। तिगवा का विष्णु मंदिर जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, तिगवा का विष्णु मंदिर, तथा भीतर गांव का मंदिर जो कानपुर उत्तर प्रदेश में है, किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो इसका आंसर है आपका गुप्त काल का। तिगवा का विष्णु मंदिर और भीतर गांव का मंदिर जो है ये दोनों गुप्त काल के कला का महत्वपूर्ण अवशेष है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। मंदिर में तिगवा का विष्णु मंदिर और भुमरा का शिव मंदिर जो सतना मध्य प्रदेश में है, नचना कुठरा का पार्वती मंदिर जो पन्ना मध्य प्रदेश में है, भीतर गांव का मंदिर जो कानपुर उत्तर प्रदेश में, सभी गुप्त काल का है। वहीं अजंता एवं बाग की जो गुफाएं हैं, इसका जो कुछ भी चित्र है वो कुछ चित्र गुप्तकालीन माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस गुज्जर प्रतिहार शासक के दरबार में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था? तो बगदाद निवासी अल मसूदी महिपाल प्रथम के शासनकाल में, महिपाल प्रथम का कुशल एक प्रतापी गुज्जर प्रतिहार शासक था। इसके शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी 915 से 916 ईस्वी में भारत के गुजरात में आया था। 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश को। अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय इल्तुतमिश को है। और इल्तुतमिश का वह पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। और सल्तनत युग को दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टांका और तांबे का जीतल का प्रारंभ इसी के द्वारा किया गया था। अगला है 22 नंबर, सही मिलान करें। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है, इस दोनों को मैच करना है। तो बात करते हैं वेदांत मठ का। वेदांत मठ जो है वो श्रृंगेरी कर्नाटक में है। कहाँ पे? श्रृंगेरी कर्नाटक में। उसके बाद है गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ जो है वो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। शारदा मठ, शारदा मठ आपका द्वारिका गुजरात में है। शारदा मठ द्वारिका गुजरात में है। उसके बाद है ज्योति मठ, ये बद्रिक आश्रम है। ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा, बद्रिक आश्रम कहाँ पे? उत्तराखंड में है। आंसर इसका सी हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? तो दक्षिण का टोडरमल मुर्शीद कुली खां को कहा जाता है। शाहजहां के युग में ही दक्षिण भारत में मुर्शीद कुली खां ने कृषि विकास के लिए जो है वो दहसाला व्यवस्था को जो है अपना, इसलिए मुर्शीद कुली खां को दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता था। दहसाला बंदोबस्त अपनाया था इसीलिए। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा। 24 नंबर है कि 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहास 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध इतिहासकार ने डाकू राज्य कहा, तो वो था के.एम. पेनिकर। 1765 से 1772 के काल को जो के.एम. पेनिकर थे, इन्होंने डाकू राज्य कहा था। अगला है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो लॉर्ड डलहौजी के कालक्रम को, अगर हम बघाट की बात करें तो ये 1850 का है बघाट। उसके बाद आप देखेंगे नागपुर है 1854 में। उसके बाद है उदयपुर जो है ये 1852 में इसका विलय हुआ था। झांसी का विलय हुआ था 1853 में। और करौली का जो विलय हुआ था वो 1855 में हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू अगर डेट देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 4, 3, 2, 5। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बघाट 1850 में विलय हुआ था, झांसी का 1853 में, नागपुर का 1854 में, उदयपुर का 1852 में और करौली का 1855 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, होकार्थ पथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो होकार्थ पथ की स्थापना जो किया गया था ये की थी रानी गौडनील। रानी गौडनील जो थी, इनके द्वारा जो मणिपुर या नागा विद्रोह की नेता थी, इन्होंने जो है जदो नाग के धार्मिक विचारों के आधार पर होका पथ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 27 नंबर प्रश्न है कि कादियानी आंदोलन की शुरुआत शुरू किया गया था। तो कादियानी आंदोलन की शुरुआत जो किया गया था ये किया गया था आपका मिर्जा गुलाब अहमद द्वारा। किसके द्वारा? तो मिर्जा गुलाब अहमद के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई थी 1895 में। 1895 में बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव की शुरुआत 1893 में किए थे। गणेश उत्सव 1893 में और शिवाजी के द्वारा जो बाल गंगाधर शिवाजी उत्सव था वो 1895 में हुआ था और ये बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। ठीक है। किस क्षेत्र में राहुल सकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छपरा। राहुल सकृत्यानंद, जिनका असली नाम क्या था? केदार पांडे, और वो जो थे हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान थे। वह प्रमुख साहित्यकार होने के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और इन्होंने जो है 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रथम रोहिला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो प्रथम रोहिला युद्ध जो हुआ था वो वारन हेस्टिंग के समय, किसके समय? वारन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। कहाँ पे? मेघालय में। पैडंग घास स्थल किस देश का है? तो पैडंग घास स्थल जो है वो श्रीलंका का है। कहाँ का है? पैडंग घास स्थल श्रीलंका का है। अगला प्रश्न है बरेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में किस राज्य में नहीं है? तो बरेल श्रेणी का विस्तार जो है ये आपका त्रिपुरा में नहीं है। बरेल श्रेणी केवल 3 राज्य में है, असम, मणिपुर और नागालैंड। त्रिपुरा में नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। उसके बाद कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात सारावती नदी पर। यही आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, चित्रकूट जलप्रपात सारावती नदी पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कह रहा है जो गलत बताना है तो विकल्प आपका सही चित्रकूट जलप्रपात सारावती नदी नहीं होगा, क्योंकि चित्रकूट जलप्रपात जो है वो इंद्रावती नदी पे है। और सारावती नदी की बात करें तो जोग या गड़सप्पा, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, वो सारावती नदी पे है। नेक्स्ट है पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। यह मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है। कौन सा कथन सत्य है? तो केवल आपका एक ही सत्य है, इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36।
भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य है, तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ी हो जाएगा, ये मिस्टेक है, यहाँ पे लकड़ी लिख लीजिएगा, ठीक है। भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ी के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र है। चारा, इमारती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य मध्य प्रदेश है। हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो हथिनी कुंड परियोजना जो है ये निर्माणाधीन है आपका यमुना नदी पर। किस पर? यमुना नदी पर निर्माणाधीन है। उसके बाद है राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन 2004 में किया गया, 2004 में। 39 में आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जिंक जस्ता की अगर हम बात करें तो जिंक जस्ता जो है वो जावर हो जाएगा। जावर कहाँ पे है? राजस्थान में। जावर कहाँ पे है? राजस्थान में है। उसके बाद नेक्स्ट है स्वर्ण। स्वर्ण की बात करें तो आपका हो जाएगा स्वर्ण यानी सोना, कर्नाटक हट्टी हो जाएगा। कर्नाटक हट्टी, ये कर्नाटक में है जगह। उसके बाद क्रोमाइट। क्रोमाइट की अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा सुकिंदा हो जाएगा, उड़ीसा में, उड़ीसा सुकिंदा में हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं पाइराइट। पाइराइट के लिए अमझोर है और अमझोर जो है ये बिहार में है, अमझोर बिहार में। तो ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो सी हो जाएगा, 3 4 2 1। स्वतंत्र भारत की प्रथम तेल शोधनशाला स्थापित हुई है, तो इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। स्वतंत्र भारत की प्रथम तेल शोधनशाला स्थापित किया गया है कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। और भारत की पहली तेल शोधन पूछे इकाई कहाँ पे है? तो वो असम में है, जो कि स्वतंत्रता से पहले 1901 में स्थापित हुई थी। और 1954 में जो है भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली बार मुंबई महाराष्ट्र में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि नेशनल वाटरवे 10 किस नदी पर है, यानी कि NW10 किस नदी पर है? तो NW10 जो है ये आपका अंबा नदी पर है, अंबा नदी पर। जानांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं, तो जानांकीय संक्रमण सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो माने जाते हैं, एक तो याम्पसन भी हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा नोटेस्टीन। नाम्पसन और नोटेस्टीन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। हिकात लोक नृत्य है, तो हिकात लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है, हिकात जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। लाखर जनजाति निवास करती है, तो लाखर जनजाति निवास करती है कहाँ पे? मिजोरम में। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्रशासित प्रदेश है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अगला है विलियम टाड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विलियम टाड ट्रॉफी का संबंध जो हो जाएगा ये होगा बास्केटबॉल से। किससे? बास्केटबॉल से। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार कौन है? तो प्रसिद्ध उपन्यासकार चरित्रहीन के जो रचनाकार हैं वो है आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, तो विदेशी व्यापार का जो भुगतान है वो संबंधित है भुगतान संतुलन से। भुगतान संतुलन का अर्थ होता है कि एक देश के समस्त आयात और निर्यात, अन्य सेवाएं के मूल्य के संपूर्ण विवरण प्रविष्ट प्रणाली अपनाई जाती है, जिससे शेष विश्व के साथ किसी देश के लेखे का विवरण होता है। आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी, तो आबिद हुसैन समिति जो गठित की गई थी ये लघु उद्योग की समस्या के निवारण के लिए, और इसे जो है 1997 में गठित किया गया था लघु उद्योग की समस्या के निवारण के लिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहें या फिर इसी को भी छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, यह जो है कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि काम करने वाले लोग अधिक होते हैं और काम जो होता है वो कम होता है, तो आवश्यक से अधिक लोग यहाँ पे कार्यरत होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो बर्मा भारत से अलग हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। बर्मा भारत से अलग हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1936 में। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सितंबर 1946 में गठित प्रथम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? तो प्रथम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था वो है आपके इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जब हमारा कैबिनेट मिशन योजना का आधार 2 सितंबर 1946 को गठित
मंत्रिमंडल में राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य कृषि मंत्री और जगजीवन राम को श्रम मंत्री थे। ठीक है, तो इन सब के अध्यक्षता में बना था। तो ऑप्शन नंबर जो है इनमें से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा, तीनों थे ही। संविधान सभा के कार्यक्रम संबंधी समिति के अध्यक्ष थे, तो वो थे आपके जीवी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर कौन थे? तो अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो थे ये प्रत्यक्ष पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। और पूछा जाए कि कार्य संचालन के संबंधी समिति के अध्यक्ष, तो के.एम. मुंशी थे। के.एम. मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और एक थे अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों समिति के संबंध के अध्यक्ष, वो ए.वी. ठक्कर थे। ए.वी. ठक्कर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें चक्र जो है वो चक्र प्रतीक है न्याय का। चक्र प्रतीक है न्याय का। संविधान के निम्न अनुच्छेदों के अनुसार आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। तो आरक्षण की व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 में, ऑप्शन नंबर बी। 103वां जो संविधान संशोधन है 2019 का, उसके तहत आर्थिक रूप से जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं उनके लिए अनुच्छेद 15 के 6 और 16 का 6 जो है इसमें माध्यम के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, 10% आरक्षण। उसके बाद है दिल्ली एवं पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया? तो इस प्रश्न का आंसर है 70 में। संविधान का अगर हम बात करें तो 70वां संविधान संशोधन 1992 में जो है दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है वो निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 57 नंबर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? तो अधिकतम जो है इसमें हो सकता है 2 वर्ष के लिए। हमारे संविधान का आर्टिकल 224 में क्या है कि अपर तथा कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है और ऐसी नियुक्तियां में जो है वो अधिकतम 2 वर्ष के लिए ही हो सकती है। किंतु 62 वर्ष इसमें क्या होगा कि किसी भी स्थिति में वो 62 वर्ष की आयु जो के बाद कोई भी व्यक्ति इस पद पर नहीं बन सकता। अगर एज उसका 62 वर्ष है तो वो नहीं बन सकता है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट जो है वो आरक्षित है, 47। अगला प्रश्न है 59 नंबर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। तो कार्यपालिका जो है वो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। तो भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनके पद पर जो नियुक्ति का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का या 65 ईयर्स। 65 वर्ष जिनकी आयु हो जाती है तब तक के लिए होता है, तभी तक ये सेवा पे बने रह सकते हैं। उसके बाद है आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया था 2005 में। वित्त विधायक का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त विधायक का उपबंध जो है सब हमारे संविधान के अनुच्छेद 117 में है। अनुच्छेद 118 में क्या दिया है कि संसद के जो प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियमन बना सकेगा। और अनुच्छेद 119 में है कि संसद वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधायक से संबंधित संसद के प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियम विधि द्वारा कर सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो समवर्ती सूची का विषय है डी, आपराधिक मामले जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। वहीं पुलिस क्या है? राज्य सूची का विषय है। विदेशी मामले ये संघ सूची का विषय है और रेडियो और टेलीविजन संघ सूची का ही विषय है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई और अकाली। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय जो है राजनीतिक पार्टी हैं आपके, वर्तमान में 6 हैं और ये करेंट का क्वेश्चन है, हम बहुत बार करवाए भी हैं, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं?
तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल इसमें अकाली दल है, अकाली दल, ऑप्शन नंबर डी। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, वो किया जाता है आपका राज्य सरकार के द्वारा। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र अनुच्छेद 243 का खंड आप गौ ले लीजिएगा, गौ के प्रावधानों के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन 66 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 में कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प औसत्य है। यहाँ पे आपका भौतिक राशि और उसकी बीमाएं दिया हुआ है। तो बल का जो होता है वो mlt माइनस पावर 2 होता है, दाब का ml माइनस 1, t का पावर माइनस 2 होता है, ये सही है। आवेग का ml2 ml माइनस 2 और t माइनस 2, ये गलत है। घनत्व का आपका ml माइनस 3, सभी सही है। c जो है ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो होता है वो ml माइनस 1 t माइनस 2 हो जाता है, ये आपका आवेग का हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका गलत आंसर है। क्रीम निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो क्रीम निकालने की जो मशीन होती है ये कार्य करती है अपकेंद्री बल पर। कौन से बल पे? अपकेंद्री बल पर। उसके बाद है यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान आधी किया जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/2 काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है आपका mv 1/2 mv², ये फॉर्मूला होता है। और इसमें पूछा गया है कि जो द्रव्यमान है वो आधी किया जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो जब द्रव्यमान को आधा किया जाता है तो गतिज ऊर्जा भी आधा हो जाता है, इसीलिए आंसर जो आपका हो जाएगा वो आधी हो जाएगी। द्रवों की खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होगा। तो उसका जो क्वथनांक होगा वो बढ़ जाएगा। द्रवों की खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण क्या होगा। तो जब कोई सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो बहुत सारा कंडीशन बनता है। उसमें एक कंडीशन ये भी होता है कि उसका त्वरण अधिकतम होता है, उसका त्वरण अधिकतम होता है। दूसरा होगा कि उस पर जो कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल होगा वो अधिकतम होगा। काइनेटिक एनर्जी उसमें शून्य हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी उसमें शून्य हो जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि बिंदु उसका त्वरण क्या होगा, तो त्वरण तो उसका अधिकतम हो जाएगा और स्थितिज ऊर्जा भी अधिकतम होती है और वेग भी शून्य हो जाता है। तो आंसर सी हो गया। टेलीविजन में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है। तो टेलीविजन में जो विद्युतीय चुंबक का उपयोग किया जाता है वो है लघु रेडियो तरंग, लघु रेडियो तरंग। क्वेश्चन 72, ध्वनि किस गुण के कारण धीमी या मंद सुनाई देती है। तो ध्वनि धीमी और मंद सुनाई देने का कारण है उसका तारतत्व, उसका तारतत्व। सर्वप्रथम प्रकाश की वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह की उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बृहस्पति। सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रह की गति देखकर प्रकाश के वेग को ज्ञात किया था। अगला प्रश्न है 74 नंबर। 74 प्रश्न कह रहा है कि डायोड बल्ब किस क्रिया पर आधारित है। तो डायोड बल्ब जो है ये ऊष्मायानिक उत्सर्जन पर आधारित होता है, उसमें ऊष्मायानिक उत्सर्जन पर आधारित होता है डायोड बल्ब। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, उसका मात्रक कहते हैं। ईवी का जो मात्रक हो जाएगा वो होगा विद्युत ऊर्जा का। ईवी किसका मात्रक? विद्युत ऊर्जा का। अगला है कि किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया जाता है। तो किसी परमाणु के लिए जो है प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जे थॉमसन ने दिया था। किसने? जे थॉमसन ने दिया था। निम्नलिखित में किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। तो पूछा गया है कि किन कणों में कणीय तरंगों की द्विप्रकृति पाई जाती है। तो इलेक्ट्रॉन में जो है, इलेक्ट्रॉन में द्विप्रकृति पाई जाती है। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है। तो रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित होता है बीटा किरणें और उसमें जो होता है वो होता है आपका केंद्रक के चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, केंद्रक के चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे इलेक्ट्रॉन के हमारे जो वो होता है नाभिक होता है उसमें अंदर में होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है 79 नंबर। आयनिक यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
आयनिक यौगिक अल्कोहल में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इसमें से जो सत्य होगा वो केवल एक ही सत्य होगा कि आयनिक यौगिक अल्कोहल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, बाकी जो आपका वो गलत है। उभयधर्मी, जिसको कि एफोटेरिक कहते हैं, पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? तो उभयधर्मी पदार्थ जो होता है वो अम्ल और क्षार दोनों के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था सीवी देसाई ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है इसमें? कागज का जलना। कागज जब जल जाता है तो दोबारा उसे हम कागज में जो है वो परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए जो हो जाएगा वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जिसका जो गुण होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है और उसका गुण और वैशिष्ट्य बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, कागज का जलना, दूध का फटना, क्योंकि इस सभी को जो है पुनः वापस उसके पुराने वाले स्थिति में नहीं ला सकते हैं। सभी एलिफेंटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है। तो सभी एलिफेंटिक यौगिक के जो जन्मदाता हैं वो माने जाते हैं, वो हो जाएंगे मीथेन। कौन है? मीथेन है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो प्राकृतिक बहुलक आपसे पूछा गया है, तो प्राकृतिक बहुलक जो है इसमें नहीं होगा, वो नाइलॉन नहीं होगा। नाइलॉन एक कृत्रिम बहुलक है, नाइलॉन कृत्रिम बहुलक है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया का जो रासायनिक सूत्र है वो NH2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं? तो कोशिकीय श्वसन, इसकी अगर हम बात करें तो ये किंग सबरी ने बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था रिचर्ड अल्टमैन ने, और इसका नाम बायोब्लास्ट रखा था। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिका विभाजित होकर कार्क का निर्माण करती है? तो कार्क का जो निर्माण करती है वो है पार्श्व विभाज्योतिकी ऊतक। किस ऊतक की कोशिका जो है वो विभाजित होकर कार्क का निर्माण करती है? तो पार्श्व विभाज्योतिक ऊतक का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीवी का प्रचलन सीलिया द्वारा प्रारंभ होता है? तो कह रहा है कि किस सूक्ष्मजीव का प्रचलन सीलिया द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, पैरामीशियम का। पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम सूक्ष्मजीव का प्रचलन सीलिया द्वारा होता है। और अमीबा का प्रचलन कूटपाद द्वारा होता है, अमीबा का। और पूछा जाए कि यूग्लिना का किसके द्वारा होता है? तो फ्लैंजिला द्वारा होता है। यूग्लिना का और अमीबा का पूछा जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोराइजल जड़ें पाई जाती है। तो माइक्रोराइजल जो जड़ें होती है ये पाई जाती है जिम्नोस्पर्म में। किससे? जिम्नोस्पर्म के पौधे में। पाइनस में अगर हम बात करते हैं, पाइनस पौधे के जड़ों में कवक सहजीवी के रूप में रहता है, और ऐसे जड़ को जो है वो माइक्रोराइजल जड़ कहते हैं। पाइनस जिम्नोस्पर्म का पौधा है। निम्नलिखित में किस संघ के जीव का उत्सर्जन मेलपिगियन नालिका द्वारा होता है? तो मेलपिगियन नालिका के द्वारा जो होता है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा का जो हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा संघ का जो जीव होगा उसका उत्सर्जन मेलपिगियन नालिका द्वारा होता है। आहार नाल का अंतिम भाग है। तो आहार नाल का अंतिम भाग बड़ी आंत होती है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सी रक्त नालिकाएं केवल हृदय के मांसपेशी को ही रक्त पहुंचाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कोरोनरी वाहिनी। कोरोनरी वाहिनी जो है वो केवल हृदय के मांसपेशी को ही रक्त पहुंचाती है। 93 नंबर प्रश्न है, 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले यानी कि कप के समान संरचना को क्या कहते हैं? तो वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित होता है कप के समान एक संरचना, उसे कहा जाता है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष या अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तो इस क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है वो हमारे सेरिब्रम में होता है। किस में होता है? सेरिब्रम में होता है।
मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मटर में मार्स रोग जो होता है वो मैग्नीज की कमी से होता है, मैग्नीज की कमी से। फिर मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग इसका आंसर कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य से 120% के बराबर है यदि क्रय मूल्य 20% की वृद्धि होती है किंतु विक्रय मूल्य समान बना रहता है, तो इस स्थिति में प्राप्त लाभ विक्रय मूल्य के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 45.45% हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यहाँ पे एचसीएफ के माध्यम से एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है एंड यहाँ पे दो धनात्मक संख्या और एक्स वाई दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू आपको फाइंड करना है जिसमें कि वाई का मान दिया हुआ है 15, तो 98 का आंसर आपका 20 हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न जो कि रीजनिंग का सीरीज वाला प्रश्न है और यहाँ सीरीज में पूछा गया है कि इसके स्थान पे क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। एंड लास्ट नंबर प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये भी एक ब्लड रिलेशन का प्रश्न है रीजनिंग का, आंसर आपका बी हो जाएगा। तो ये सेट आपका जो है टोटल 15 सेट था जो कि आज समाप्त हो गया है। अब एडुटेरिया का आपका सेट रेगुलर रहेगा, तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेट आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।